नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं रीतिकाल की परिस्थितियों पर कि उस समय रीतिकाल की जो पृष्ठभूमि थी वो किस प्रकार से इसमें अपना योगदान दे रही थी। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और धार्मिक उस समय की जो परिस्थितियां थी उनका रीतिकाल पर क्या प्रभाव पड़ा है। किसी भी काल पर जब हम बात करते हैं तब उसकी परिस्थितियों का, उसकी जो गतिविधियां होती हैं उनको समझने के लिए हमें उस समय के साहित्य के साथ साथ उस समय की कुछ जो बाह्य परिस्थितियां हैं उन पर भी प्रकाश डालना चाहिए, उन परिस्थितियों को भी देखना चाहिए। और इस दृष्टि से रीतिकालीन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और कलात्मक और साहित्यिक परिस्थितियों को एक बार अवश्य अध्ययन करना चाहिए ताकि हमें ये पता चल सके कि उस समय की जो परिस्थितियां थी उसमें साहित्य की जो रचना की गई है, जिन कृतियों को लिखा गया है, वह किस परिवेश में लिखी गई है, किस समय और परिस्थिति में लिखी गई है। तो इस पर हम नजर डालते हैं और आइए बात करते हैं हम कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी। आप सभी जानते हैं कि रीतिकाल का समय 1700 के आसपास से हम मानते हैं। तो उस समय इस समूचे समय में व्यक्तिवादी और निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला था। रीतिकाल के पूर्व सम्राट अकबर ने अपनी सहिष्णुता की नीति से हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही जातियों के पारस्परिक सांस्कृतिक समन्वय के द्वारा एक विशाल मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा की थी। अकबर के पश्चात जहांगीर ने भी राज्य के संबंध में कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं दिया। मतलब अकबर ने अपना काम किया, उसका साम्राज्य विस्तार भी किया, उसको वैभव तक वो लेकर गए, लेकिन जहांगीर ने इसमें बाद में कोई विशेष योगदान नहीं दिया। वह सुरा और सुंदरी के अंदर ही अपने आप में ही व्यस्त रहे। बाद में शाहजहां में सहिष्णुता थी तो उसमें सांस्कृतिक और कलागत उदारता भी थी। शाहजहां का जो समय था वह सुख, शांति और समृद्धि का काल था। ऐसी स्थिति में निरंकुश राजतंत्रीय शासक शाहजहां में प्रदर्शन प्रधान प्रवृत्तियों का जाग उठना स्वाभाविक सी बात थी। तो इस प्रदर्शन के कारण उसने राजगद्दी के लिए लड़ते हुए अपने पुत्रों को देखा। दारा की मृत्यु के बाद ऐसा लगता था उसे जैसे मानवता की हत्या ही हो गई। और इस प्रकार मुगल वंश में धीरे धीरे धार्मिक सहिष्णुता और उदारता खंड खंड होकर के बिखर रही थी। इसके बाद औरंगजेब की साम्राज्य विस्तार की लिप्सा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, जिसने उसे आजीवन आराम से कभी बैठने ही नहीं दिया। और उसकी इसी अतीव धार्मिक कट्टरता की नीति तथा अमानुषिक व्यवहारों के कारण जो देशी नरेश थे वह बिलबिला उठे, वे परेशान हो गए, बौखला गए वे लोग। और हिंदू जनता जो थी इन सारे अत्याचारों से विक्षुब्ध हो उठी। इसका परिणाम ये हुआ कि मराठों और सिखों से उन्हें लंबे समय तक लड़ना पड़ा और औरंगजेब का व्यक्तित्व रागात्मक तत्वों से सर्वथा विहीन ही रहा। तो अब इस काल के अंदर साहित्य, संगीत, कला, सौंदर्य, ऐश्वर्य
तथा विलास के प्रति उसे घोर विरक्ति सी कह सकते हैं औरंगजेब को उस समय हो रही थी। उसे बहुत चिढ़ थी इन सब चीज़ों से, और उसने तो संगीत का तो जैसे बिल्कुल ही कहना चाहिए कि जनाजा ही निकलवा दिया था। और उस समय अनेक सामंतों के अनेक हरम बन गए थे। उनमें अनेक प्रकार की रक्षिताएं, नर्तकियां और वैश्याएं जो हैं उस समय रहने लग गई थी। तो इसका परिणाम ये हुआ बाद में कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तब राजनीतिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा विकट और शोचनीय हो गई। तब ऐसे माहौल में आप देखिए कि राजनीति की दृष्टि से इस काल को घोर निराशा और अंधकार का युग समझना चाहिए या कहना चाहिए, क्योंकि अब औरंगजेब के पश्चात तो वहाँ उसका कोई उत्तराधिकारी ऐसा था ही नहीं जो कि मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ा सके या उसे अच्छे से संभाल सके। तो औरंगजेब के जो भी उत्तराधिकारी थे वो सारे के सारे अयोग्य थे, असमर्थ थे, वो सब विलासी थे और नपुंसक बन गए थे। अब इस प्रकार जब केंद्रीय शक्ति ही क्षीण हो गई तो आसपास के बाकी जो प्रदेश के शासक थे वह अपने आप में ही स्वतंत्र हो गए, और स्वतंत्र होकर के अब इस प्रकार अलग अलग, जैसे कि आगरा में जाटों का प्रभुत्व हो गया, राजस्थान में राजपूतों का प्रभुत्व हो गया, पंजाब में भी इन बंदा बैरागियों का और इन लोगों का वर्चस्व कायम हो गया। दूसरी तरफ दक्षिण के अंदर मराठा शक्ति जो है वो पूर्ण रूप से अपना परचम लहरा रही थी, अपना सिर उठा करके वह अब चलने लगी थी। और इस प्रकार से नादिर शाह और बाद में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने पूरे तरीके से मुगल साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी को तोड़ करके रख दिया था। अब समस्त देश में फैले हुए इसी लड़ाई झगड़े और वैमनस्य का लाभ उठाया अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई में शाह आलम को पराजित कर दिया। और इस प्रकार शाह आलम को पराजित करते ही उन्होंने एक प्रकार से मुगल शासन की इतिश्री कर दी थी। तो अब मुगल शासन जो था या मुगल वंश जो था वो केवल और केवल अंग्रेजों के हाथों में कठपुतलियां बनकर रह गए थे। तो इस समय की जो राजनीतिक गतिविधियों की जो दारुण और करुण कहानी थी वो अभी आपके सामने मैंने प्रकट की। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं हम कि उस समय का जो युग था वो घोर नैतिक पतन की पराकाष्ठा का काल था, और इसी कारण उस समय की इन राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए बहुत कुछ परिवर्तन या बदलाव की मांग साहित्य में भी उठी, और ये सारी चीजें आपको साहित्य में भी देखने को मिल रही थी। इसके पश्चात हम बात करते हैं सामाजिक परिस्थितियों की। यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति तो सभी आप लोगों ने बहुत सुनी है। तो यही जो उक्ति है इस काल पर पूरी तरीके से चरितार्थ होती है। वो कैसे कि ये जो युग था ये पूरी तरीके से विलास प्रधान युग था, विलासिता का युग था। एक तरफ मुगल वंश के ऐश्वर्य और वैभव में विलासिता की प्रधानता आरंभ काल से ही चली आ रही थी, और फिर भी बाबर, हुमायूं तथा अकबर ने अपने आप को इन सब ऐश्वर्यों से, विलासिता से बहुत कुछ नियंत्रित करके रखा। शराब के नशे में डूबे लेकिन फिर भी थोड़ा अपने आप को संभाल कर रखा।
लेकिन शाहजहाँ की वैभव प्रियता, विलास लिप्सा और प्रदर्शन प्रवृत्ति का तत्कालीन सामंती जीवन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा, जिसका परिणाम क्या हुआ कि उनके पौरुष का ही ह्रास हुआ। आभिजातीय संस्कृति के नाम पर केवल और केवल विलास और प्रदर्शन की प्रवृत्ति ही वहां पर शेष रह गई थी। लोगों में और उनके जो सैनिक थे उनमें मनोबल की कमी हो रही थी। उसके साथ साथ समाज का बौद्धिक स्तर भी बहुत ही नीचा हो रहा था। अनेक छोटे मोटे सभी जो सामंत थे वहां पर रखेलों की भरमार हो रही थी। एक पत्नी व्रत का तो जैसे उन्होंने अनादर ही कर दिया था, और ये मुगल सम्राटों के द्वारा भी हो रहा था। और उसके बाद इन मुगल सम्राटों के साथ में जो भी सामंत वगैरह थे, इन सभी ने इन मुगलों का अनुसरण करते हुए बहुपत्नी प्रथा को अपना लिया था। तो अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ की अनेक पत्नियां थी। उनके महलों में, उनके हरमों में रखेलें और परिचायों की यानी दासियों की कोई कमी नहीं थी। और उस समय नारी केवल भोग्या मात्र थी, वह एक विलास की सामग्री थी, एक मनोरंजन की वस्तु थी। ऐसे सामंती युग में शरीर केवल, स्त्री का शरीर जो था वह केवल लावण्य एवं कोमलता तक ही सीमित रहा। उसकी बुद्धि पर कोई बात नहीं की गई, केवल उसकी अनुपम सौंदर्य तक ही कवियों की दृष्टि रही। तो इस प्रकार जीवन, सामंती जीवन के अंदर आरंभ से ही जीवन की विसंगतियों से भली भांति वह लोग परिचित हो गए थे, और जीवन के किसी संघर्ष से उनका कोई सरोकार नहीं रहा। मद्यपान करना, जुआ खेलना उनके जीवन के जैसे अंग बन गए थे। और साथ ही साथ ये तो हमने कि सामंती जीवन की बातचीत, राजे महाराजाओं की बातचीत, लेकिन जो जन सामान्य था, तो जन सामान्य पर भी इन सामंतों का प्रभाव पड़ रहा था, इन राजाओं का प्रभाव पड़ रहा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि जन सामान्य में भी बहुत सारे अंधविश्वास और रूढ़ियां घर कर गई। अब वह जादू टोना या ज्योतिषों की वाणी पर बहुत विश्वास करने लगे, और इस विलासिता के कारण, इन अंधविश्वासों के कारण जनता की जो भक्ति की जो भावना थी, ईश्वर के प्रति जो भक्ति काल में जो प्रेम था या प्रेम का जो आधार था, वह सब कुछ धीरे धीरे मंद होता जा रहा था। और जनता जो है वह बहुत अशिक्षित थी। शिक्षा का उस समय बहुत अधिक माहौल नहीं बन पा रहा था, जिसके कारण बाल विवाह और बहु विवाह की प्रथाएं भी जोर शोरों से चल रही थी। सर्वत्र उस काल के अंदर दासियों की मांग प्रबल हो रही थी, और जनता में नागरिकता और नैतिक मूल्यों का अभाव हो रहा था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सभ्यता और संस्कृति के ह्रास के साथ साथ उस युग को महान आर्थिक और धार्मिक दोनों ही संकट भी उस समय देखने पड़ रहे थे। तो ये थी रीतिकाल की सामाजिक परिस्थितियां। अब हम बात करते हैं रीतिकाल की सांस्कृतिक परिस्थितियों की। सामाजिक परिस्थिति के समान सांस्कृतिक परिस्थिति भी बहुत ही दयनीय थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ की उदारवादी नीति भी औरंगजेब के शासनकाल में समाप्त हो गई, और औरंगजेब की कट्टरता के कारण धार्मिक कार्य व्यापार भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अंधविश्वास इतना बढ़ गया था कि हिंदू मंदिरों में तथा मुसलमान पीरों के तकिए पर जाकर अब मनोरथ सिद्ध करने लगी थी, क्योंकि जनता को एकमात्र वही
अपना सहारा दिखता था और वही वह अपने सारे दुखों को दूर करने वाला समझता था। तो जनता ये अंधविश्वास का लाभ उठाया इन मंदिरों के पुजारियों ने और मस्जिदों के मौलवियों ने। रामलीला और रामचरितमानस के पाठ का प्रभाव केवल और केवल मनोविनोद तक ही सीमित होकर के रह गया। तो अब इस प्रकार मंदिरों में ऐश्वर्य और विलास की लीलाएं होने लगी और धर्म का नैतिकता के साथ संबंध जो है वो बिल्कुल ही विच्छिन्न हो गया था। और इन सब का फायदा पुजारियों ने और मुल्लाओं ने उठाया और धर्म स्थान पापाचार तथा भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा नैतिक मूल्य गिर चुके थे और इस प्रकार सांस्कृतिक जो स्थिति थी वह भी बहुत अच्छी नहीं रही। तत्पश्चात बात करते हैं हम लोग साहित्यिक परिस्थितियों की। रीतिकाल का आरंभ शाहजहां के शासनकाल के उत्तरार्ध से होता है, यह हम सभी जानते हैं। उस युग में प्रदर्शन और अलंकरण की प्रवृत्तियों की प्रधानता थी और इस प्रदर्शन प्रधान रीतिबद्ध काव्य शैली तथा काव्य में रसिकता प्रधान श्रृंगार की जो अभिव्यक्ति का बहुत कुछ श्रेय उस युग की उक्त प्रवृत्तियों को ही दिया जाता है। देशव्यापी समृद्धि एवं शांति, शाहजहां की रंगीन मिजाजी, साहित्य और कला की और उसकी रुचि और साहित्य में विकास, ये सब उसी की देन थी। प्रतिभावान कलावंतों के लिए शाहजहां का दरबार सदैव खुला रहता था क्योंकि वे कला की कद्र करते थे और उस कला की कद्र करने के कारण ही उस समय प्रतियोगिताओं और प्रतिस्पर्धाओं का दौर चला और जिसका परिणाम बाद में ये हुआ कि कवि हुए या सामंत हुए ये स्वयं यानी निज का ही गुणगान करने के लिए उत्तम कलाकार की हमेशा ताक में रहने लगे थे, यानी कि वे स्वयं अपनी ही प्रशंसा किसी अच्छे कवि से करवाना चाहते थे। तो इस प्रकार से साहित्य और कला की दृष्टि से ये काल बहुत समृद्ध रहा। इस काल के कवि सभी साधारण परिवार से होते थे, परंतु उन्हें अपनी जीविका इन राज दरबारों में किसी न किसी राजा के यहाँ राज्य आश्रित होकर के मिल जाती थी और ये अपना जीवन यापन कर लेते थे, जिसके कारण इन कवियों की गणना प्रतिष्ठित लोगों में होने लगी थी। कवियों को इस युग में उचित सम्मान मिला और प्रतिष्ठा मिली, कला को प्रोत्साहन मिला और चमत्कार पूर्ण काव्य रचना करने को कवि कर्म की सफलता भी मानते थे। अतिरंजनापूर्ण काव्य इस काल में लिखा गया। तो इस प्रकार जो काव्य लिखा गया वो श्रृंगार के संकुचित क्षेत्र में ही सिमट कर रह गया। तो श्रृंगार के संकुचित क्षेत्र में सिमट कर रह गया और ये श्रृंगार भी था ये केवल और केवल नारी के शारीरिक सौंदर्य तक ही सिमट कर रह गया है। रीति काव्य में नवीन उद्भावनाओं और मौलिकता के अभाव का मूल कारण उनका महलों के बंद घेरे में रहना था, क्योंकि जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण जो था वो सर्वदा ही ऐहिक और सामंतीय रहा और इसी ऐहिकता और सामंतवाद की संघर्ष गुणीन शक्ति अब उनमें नहीं थी। अब केवल भोगवाद ही उनका विषय रह गया था और यही कारण था कि
कि जो राज्याश्रित कवि थे उनकी वाणी सदैव वैभव और विलास की मदिरा पीकर ही बेसुध हो जाया करती थी। तो अब ऐसी स्थिति में साहित्य सृजन का उद्देश्य चमत्कार तथा पांडित्य प्रदर्शन और आश्रयदाता की रुचि का प्रसाद मात्र रह गई थी। इसके साथ ही साथ उस समय के साहित्यकार ने एक ही साथ कवि और आचार्य दोनों बनने, मतलब एक ही साथ कवि और आचार्य दोनों बनने की होड़ जो है उनमें लग गई थी। तो श्रृंगारिकता और आचार्य कर्म दोनों परस्पर अभिन्न रूप से गुथे हुए मिलते हैं और उस काल के हिंदी कवि की श्रृंगारिकता का प्रायः वही स्वरूप रहा जो कि बिहारी के समकालीन जो उर्दू फारसी के जो कवि रहे थे उनका रहा था। तो ऐसा लगता है कि उत्तरकालीन जो ये सारा का सारा साहित्य था, इस पर दृष्टिपात करते हैं तब ऐसा लगता है कि वहाँ केवल विलास मूलक, वैभवजन्य, प्रदर्शन प्रधान, अलंकार प्रवृत्ति का ही उस तत्कालीन साहित्य एवं विविध ललित कलाओं की गतिविधि पर एक बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई दे रहा था। तो स्थूल की सूक्ष्म पर विजय के कारण ही इस युग में रीति काव्य लिखा गया था। तो ये हमने बात की है रीतिकाल की परिस्थितियों पर कि किस प्रकार से राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक जो प्रवृत्तियां थी, उस समय की जो परिस्थितियां थी, जिसके कारण उनका काव्य भी इन परिस्थितियों से प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम बात करेंगे रीतिकाल के प्रमुख काव्य धाराओं पर और रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं पर। धन्यवाद।